हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी सैंपल लेने के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या विधियां हैं। सैम्पलिंग मेथड पढ़ने से पहले एक बार हम पहले नज़र मारेंगे जो सैम्पलिंग से रिलेटेड जो हम नमूना लेते हैं उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें ये टर्म्स के बारे में नहीं पता होता तो क्वेश्चन करने में डिफ़िकल्टी होती है। ज़्यादातर हम क्या पढ़ के छोड़ देते हैं, ज़्यादातर हम सैम्पल्स के मेथड्स क्या हैं, किस किस तरह से हम सैंपल लेते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या हैं, सिर्फ इतना ही पढ़ के छोड़ देते हैं। उससे रिलेटेड टर्म्स जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो पढ़ना भूल जाते हैं। तो पहले वो टर्म्स देख लेते हैं। तो देखिए, सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल सैंपल यूनिट। एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सारे सैंपल यूनिट हैं। अब ये सैंपल यूनिट क्या होता है? ये सैंपल यूनिट क्या है? सैंपल यूनिट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सैंपल। सैंपल का ईच एंड एवरी मेंबर। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पॉपुलेशन है। हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। यूनिवर्स जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स भी बोल देते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्जाम में यूनिवर्स लिखा आ जाए पॉपुलेशन की जगह, तो इसको हम यूनिवर्स भी बोल देते हैं या पॉपुलेशन भी बोल देते हैं। पॉपुलेशन यूनिवर्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइटम, यानी वो सारे आइटम जिन पे आपकी जो रिसर्च है जनरलाइज होगी, उन सबको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। तो हमारे पास पॉपुलेशन है। जैसे एग्जाम्पल, हम सीबीएसई स्कूल पे अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, तो दुनिया में जितने सीबीएसई स्कूल्स हैं उन सब पे आपकी रिसर्च अप्लाई होगी। तो ये जो सीबीएसई स्कूल हैं ये क्या होगा? पॉपुलेशन होगी, क्योंकि टाइम कम होता है और आपको टाइम कम है, आपको कॉस्ट भी कम लगानी है। तो आप क्या करते हैं? पॉपुलेशन में से क्या निकालते हैं? कुछ सैंपल्स निकालते हैं। पॉपुलेशन में क्या निकालते हैं? कुछ सैंपल्स निकालते हैं। अब मान लीजिए इस सारे सीबीएसई स्कूल्स में मैंने 3 सीबीएसई स्कूल्स अपनी स्टडी के लिए चुने। 3 सीबीएसई स्कूल मैंने अपनी स्टडी के लिए चुने। तो ये क्या हो गया? सैंपल। ये क्या हो गया? सैंपल। अब इस सैंपल की ईच एंड एवरी यूनिट, ये जो ईच एंड एवरी प्रत्येक यूनिट, हर एक यूनिट इस सैंपल की क्या कहलाएगी? सैंपलिंग यूनिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सैंपलिंग यूनिट। ये भी क्या है? सैंपलिंग यूनिट। इसको हम सैंपलिंग यूनिट कहेंगे। तो इस तरह की हम एक लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम ये सारी सैंपलिंग यूनिट, 2, 3, 4 जितने भी सैंपलिंग यूनिट होती है उनको लिखते हैं। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम सैंपलिंग फ्रेम। क्या कहते हैं हम इसे? सैंपलिंग फ्रेम। यहाँ तक क्लियर है? यूनिट क्या है? यूनिट जितने भी आपने सैंपल लिए हैं उसमें से ईच एंड एवरी यूनिट इज कॉल्ड सैंपलिंग यूनिट। जबकि आपने ये सैंपलिंग यूनिट एक लिस्ट में आपने बना दी, एक लिस्ट बना दी सैंपलिंग यूनिट की, उस लिस्ट को क्या कहेंगे? सैंपलिंग फ्रेम। अब इसमें से भी सैंपल किस तरह से हम चूज करेंगे? हमारे पास ये बहुत सारे सैंपल्स हैं। अब इसमें से भी हम सैंपल को चूज करेंगे, तो उस टेक्निक को हम कहते हैं सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन, इट इज अ प्लान फॉर ऑब्टेनिंग अ सैंपल फ्रॉम सैंपलिंग फ्रेम। फ्रॉम सैंपलिंग फ्रेम, यानी एक प्लान, एक विधि है किस लिए है? कि हम जो सैंपल फ्रेम हमने बनाया है, अब इसमें हम क्या लगाते हैं? डिफरेंट मेथड लगाते हैं सैंपल को चूज करने के लिए, राइट? तो सैंपल डिजाइन हमारा क्लियर है, हमारी ये तीनों क्लियर है, यस। तो अब देख लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम सैंपलिंग। सैंपलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं?
मेथड्स क्या होते हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मेथड एंड सेकंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड को संभावित प्रतिचयन कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी को गैर संभावित प्रतिचयन कहते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी यानी कि किसी चीज़ की संभावना, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए जैसे लकी ड्रॉ निकलता है, तो लकी ड्रॉ में क्या होता है, कोई भी लकी ड्रॉ निकल सकता है, किसी भी पर्सन का लकी ड्रॉ निकल सकता है। तो वहाँ क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, यानी कि ईच इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन, ईच इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है, सैंपल हैज़ नोन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ सैंपल। यानी यहाँ कोई भी पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन है उसमें से सबकी इक्वल चांसेस होते हैं एज ए सैंपल बनने के। जैसे कि गेहूं की बोरी, गेहूं की बोरी में क्या है, आप अगर उसमें से कोई सैंपल निकालें, मुट्ठी से कोई सैंपल निकालें, तो उसमें जितने भी गेहूं हैं सबके इक्वल चांसेस होते हैं कि वो क्या बन सकते हैं, वो सैंपल बन सकते हैं, राइट। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि वो अपने पर्पस के लिए हम सैंपल्स का सिलेक्शन करते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक चांस ऑफ एन इंडिविजुअल टू बी अ पार्ट ऑफ सैंपल। यानी कि जो पॉपुलेशन में जितनी भी यूनिट्स हैं, पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स हैं, उनके इक्वल चांसेस नहीं होते चुने जाने के। जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आप ब्लाइंड लोगों पे कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको एज ए सैंपल क्या लेने पड़ेंगे, ब्लाइंड पर्सन ही लेने पड़ेंगे। तो सारे ह्यूमन बीइंग में से आप सबको, तो किसी को भी आंख बंद करके नहीं ले सकते, सिर्फ किसको लेंगे, ब्लाइंड्स को लेंगे। तो इसमें सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इट इज बेस्ड ऑन रेंडमाइजेशन प्रिंसिपल। रेंडमाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे लकी ड्रॉ निकलता है, ठीक है, लकी ड्रॉ में क्या होता है कि कोई भी पर्ची वो उठा लेते हैं, आंख बंद करके कोई भी पर्ची उठा ली, तो उसी को हम कहते हैं रेंडमाइजेशन। यानी उसमें से बिना किसी जो सैम्पलिंग फ्रेम है, अभी मैंने आपको बताया था पहले सैम्पलिंग फ्रेम, यानी उस सैम्पलिंग फ्रेम में से बिना कुछ सोचे समझे हम किसी भी सैंपल को उठा लें, तो वो होती है रेंडमाइजेशन। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ बायस, यानी इसमें क्या होता है, जो बायसनेस है, जैसे भेदभाव है सैंपल सिलेक्शन में, वो ख़त्म हो जाता है। यानी अब हम सैंपल सिलेक्शन में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, बायसनेस नहीं है। मेजर द एरर ऑफ एस्टिमेट। एरर ऑफ एस्टिमेट क्या होती है, इसे हम देखेंगे। जबकि इधर देखते हैं, इट इज सेलेक्टेड डेलिबरेटली, यानी इसमें क्या होता है, जो सिलेक्शन होता है वो पर्पसफुली होता है, जो आपका ऐसा सैंपल जो आपका पर्पस पूरा करे, तो उसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी में रखेंगे। ऑलवेज अ डेंजर ऑफ बायस। अब यहाँ क्या होता है कि हमेशा एक डर रहता है कि जो रिसर्चर है वो बायस ना हो जाए, कहीं भेदभाव ना कर दे, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। सैंपल एरर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, जो सैंपल एरर है उसको हम इसमें मेजर नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिए और अब देखते हैं कि ये होता क्या है। सैंपल एरर ऑफ एस्टिमेशन। देखिए हमारे पास कुछ पॉपुलेशन है, हमारे पास एक पॉपुलेशन है, राइट,
और इधर भी हमारे पास एक पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल फ्रेम बनाया। इस पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल फ्रेम बनाया। ऐसा कर लेते हैं, फ्रेम में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ भी हम सैम्पलिंग फ्रेम बनाएंगे, लेकिन यहाँ हम सैम्पलिंग जो फ्रेम बनाएंगे वो अपने पर्पस को देखते हुए बनाएंगे। यहाँ हम सैम्पलिंग फ्रेम में जो फ्रेम बनाएंगे पर्पस को देखते हुए बनाएंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये हमारे पर्पसफुली लिया गया इसमें से सैम्पलिंग फ्रेम है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि मान लीजिए इसमें से हमने सैम्पलिंग टेक्निक लगाई, मान लो रैंडम टेक्निक लगाई। रैंडम टेक्निक से हमने एक ग्रुप बनाया, 1 2 3, यहाँ हमने ग्रुप बनाया एक। चलो इसे अभी छोड़ देते हैं, दूसरा ग्रुप। अब यहाँ पे जो हमारा मीन होगा उसको हम वैसे ऐसे म्यू से बनाते हैं, म्यू से लिखते हैं और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये वाला मीन और ये वाला मीन, इस पूरी पॉपुलेशन का मीन और जो हमने सैंपल लिया है इसका मीन। अब इसी को सपोज करो जब हम ये सैंपल ले रहे थे तो क्योंकि रैंडमाइजेशन था, कोई भी हम सैंपल ले सकते हैं, तो हमने एक बार ये दोबारा से हमने एक और सैंपल लिया, इसमें दोबारा से हमने एक और सैंपल लिया। अब मान लो उसमें सिलेक्शन आया 1 6 7 का। एक और हमने सैंपल ले लिया, इसमें सिलेक्शन आया 3 6 5 का। एक और हमने इसी तरह से सैंपल लिया। ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 2 4 3 6 1 4, काफ़ी सारे इस तरह से ग्रुप हो सकते हैं। जैसे मान लो एक अनाज की बोरी है, उस अनाज की बोरी में आप एक मुट्ठी अनाज निकालो तो अनाज कुछ और होंगे, ठीक है, उनको वापस उसी में डाल दो। फिर दूसरी मुट्ठी निकालो तो कुछ और अनाज होंगे। तो इस तरह से कोई, क्योंकि सबकी क्या है, बराबर इक्वल पॉसिबिलिटी है एज ए सैंपल सेलेक्ट होने की, तो कोई भी ग्रुप बन सकता है इनमें से। तो इस ग्रुप का अपना कुछ क्या होगा, इस ग्रुप का अपना मीन होगा, इस ग्रुप का भी अपना एक मीन होगा, इस ग्रुप का भी अपना मीन होगा, इस ग्रुप का भी मीन होगा, इस ग्रुप का भी अगर हम निकालें तो एक मीन निकलेगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये मीन और ये वाला जो मीन है, पॉपुलेशन का जो म्यू या मीन है और जो सैंपल का मीन है, इनमें कितना वेरिएशन है, इतना इनमें कितना डिफरेंस है। इनमें कितना वेरिएशन है, इनमें कितना डिफरेंस है, और इसी को हम कहते हैं एरर ऑफ एस्टिमेशन। एरर ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम कहेंगे एरर ऑफ एस्टिमेशन। अब ये जो एरर ऑफ एस्टिमेशन है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस हम निकाल लें, इसमें और इस मीन में डिफरेंस निकाल लें, इसमें और इस मीन में डिफरेंस निकाल लें, इसी तरह से इसमें और इसमें डिफरेंस निकालें, इसमें और इसमें डिफरेंस निकालें, और फिर उन डिफरेंस का क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो हमें पता लग जाएगा कि इन दोनों, ये जो हमारे पास मीन है एक एवरेज मीन है, और जो हमने सैंपल लिया है उसमें जो मीन है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक एवरेज है कि किसी को पिज़्ज़ा खाने में एवरेज 15 मिनट्स लगते हैं। 15 तो ज़्यादा हो, हाँ 15 ज़्यादा हो गए हैं ना, चलिए
5 मिनट लगते हैं। किसी को भी पिज़्ज़ा एवरेज टाइम मैं बता रही हूँ कि पिज़्ज़ा खाने का एवरेज टाइम 5 मिनट है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखते हैं कि जो दिल्ली के लोग हैं वो कितनी देर में पिज़्ज़ा खाते हैं। तो हम क्या करेंगे, दिल्ली का हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे और उसमें देखेंगे उनका टाइमिंग क्या आता है। अब मान लो उनका टाइमिंग आता है कि वो 6 मिनट आता है, कि वो 6 मिनट में खा पाते हैं। 1 मिनट का क्या हुआ, वेरिएशन हुआ। अब ये रियलिटी में ऐसा है कि वो 1 मिनट लेट खाते हैं या फिर हमने कुछ गलत तरीके से रिसर्च किया है। तो हम क्या करेंगे कि इसी तरह से हम दूसरा एक और सैंपल ले लेंगे दिल्ली में से, उस पर भी देखेंगे। अगर उस पर भी 6 आता है या 5 आता है, इसी तरह से हम तीसरा सैंपल भी ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स ले सकते हैं। फिर उसमें देखेंगे उनका कितना टाइम लगता है, 6, 5, 4 कितना टाइम लगता है। तो इस तरह से इन ग्रुप में जो हमारे पास मीन आता है, उस मीन को जब हम एवरेज के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ से हमारा निकल के आता है डिफरेंस, वेरिएशन। तो उसी को हम कहते हैं एरर ऑफ एस्टिमेशन। क्योंकि यहाँ हमारे बहुत सारे ग्रुप बन गए इसलिए हम कैलकुलेट कर सके एरर ऑफ एस्टिमेशन। सोचो अगर ये ग्रुप ना होते, सोचो अगर ये ग्रुप होते ही नहीं, हमारे पास सिर्फ ये एक ही ग्रुप होता, तो हम क्या ये कैलकुलेट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अब 6 मिनट आया है यानी 1 मिनट ज़्यादा आया है, क्या ये रिजल्ट क्या रियलिटी में तो ऐसा नहीं है? ये हम कैसे पता लगाते? तभी हम पता लगा सकते हैं ना जब हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हों, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास और ग्रुप्स ही नहीं तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब जो हमने रेंडमाइजेशन किया उसमें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो हमने पर्पसफुली जो काम किया था यानी जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो ली थी, उसमें क्या होता है कि उसमें जब हम सैम्पलिंग फ्रेम से सैंपल जब हम लेते हैं तो उसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, उसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम एक ग्रुप यहाँ बनाएं, एक ग्रुप यहाँ बनाएं और एक ग्रुप और बना लें इनसे। तो उसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम जो सैम्पलिंग एरर है उसको एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो क्योंकि हम इसमें सैम्पलिंग एरर एस्टिमेट कर सकते हैं इसलिए हम इसको बेस्ट मेथड कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, उनको भी देख लेते हैं क्या है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसके अलावा नॉन प्रोबेबिलिटी में होती है कन्वीनियंस, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट या पर्पसिव सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो देख लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम पहले बात कर लेते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? जिसमें जितनी भी यूनिट्स हैं उनकी इक्वल चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के। एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस टू बी अ सैंपल, यानी कोई भी यूनिट है उसके सबके इक्वल चांसेस, उनमें से कोई सी भी यूनिट सेलेक्ट हो सकती है। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, कौन कौन से हैं या टाइप्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ब्लाइंडफोल्ड, डाइस, डाइस होती है ना लूडो वाली डाइस, वो हो सकती है, और टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ कॉइन्स एक टिपिट टेबल होती है। और कौन सी हो सकती है? लॉटरी मेथड, रैंडम
नंबर टेबल, लॉटरी मेथड हो सकता है, ये सब हो सकती है। लॉटरी मेथड, जैसे लॉटरी निकलती है ना, उसमें से कोई भी लॉटरी में से हम कोई भी जो चिट होती हैं, कोई भी चिट हम उठा लेते हैं। टिपिट टेबल हो सकती है, टॉसिंग ऑफ कॉइन, कॉइन्स आप टॉस कर रहे हैं। डाइस है, ब्लाइंड फोल्ड है, आंखों पे पट्टी बांध कर सैंपल सेलेक्ट करना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है, और इसके बाद देख लेते हैं सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर और मल्टी स्टेज कौन सी सैम्पलिंग्स होती हैं। ये देख लेते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है। इन दोनों को साथ साथ देखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली इसमें कंफ्यूज रहते हैं। दोनों का प्रोसेस एक जैसा ही लगता है कि दोनों एक जैसे ही तो है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस जानने के लिए एक साथ इनकी स्टडी करना ज़रूरी है। तो देखिए, जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, व्हेन पॉपुलेशन डज नॉट कंस्टिट्यूट अ होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ग्रुप क्या होती है, होमोजीनियस ग्रुप होते हैं जिसे हम कहते हैं समजातीय, यानी एक जैसी यूनिट के ग्रुप। और हेट्रोजीनियस होते हैं विजातीय, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के ग्रुप। जैसे हम इसको ये देख सकते हैं कि मान लीजिए एक विलेज है, उस विलेज में आप स्टडी करना चाहते हैं, उस विलेज में आप क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। तो उस विलेज में आपको मेल्स भी मिलेंगे और आपको फीमेल्स भी मिलेंगी, मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। और जबकि क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की अलग अलग है और आपको स्टडी करनी है उन सब पर। तो इसको हम, इस तरह के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस, विजातीय, 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 देख लीजिएगा। तो इस तरह के ग्रुप को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस जहाँ पर जो सैम्पलिंग, जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की हो, डिफरेंट डिफरेंट विशेषताओं की हो, एक जैसी ना हो। और होमोजीनियस ग्रुप, जैसे ये देखिए यहाँ क्या है, सिर्फ फीमेल्स हैं, इस ग्रुप में सिर्फ क्या है, फीमेल्स हैं। तो इस तरह के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस ग्रुप, सजातीय ग्रुप। ठीक है। तो हम इसमें, अब देखो हम इसमें क्या काम करते हैं। अगर मान लीजिए इसमें हमने सिंपल रैंडम टेक्निक लगा दी, इसमें हमने क्या लगा दी, सिंपल रैंडम टेक्निक। तो हो सकता है सिंपल रैंडम टेक्निक लगाने के बाद हमारे पास सारी, हो सकता है सारी फीमेल्स आ जाए, मेल ना आए, या फिर हो सकता है कि एक मेल आ जाए और बाकी की फीमेल आ जाए, यानी कि ज़्यादा रेशो फीमेल्स का हो गया, कम रेशो मेल्स का हो गया। तो इससे क्या है, जो हमारा सैंपल है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पॉपुलेशन को हमारा। अगर मान लीजिए उस विलेज में आप लिटरेसी के ऊपर अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो और वहाँ पर क्या है कि जो मैन है वो तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो फीमेल है वो पढ़ी लिखी नहीं है, और आप उसकी लिटरेसी पे रिसर्च करना चाहते हैं। रिसर्च में आपने आंख बंद करके सैंपल ले लिया, प्रोबेबिलिटी सैंपल, सैंपल टेक, सिंपल प्रोबेबिलिटी, सिंपल रैंडम आपने टेक्निक लगाई। उससे क्या हुआ, रैंडम में तो भाई कोई भी यूनिट आ सकती है ना। तो मान लीजिए ऐसा हो गया कि 3 वीमेन आ गई और एक मैन आ गया, और जब आप इससे कुछ रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट कैसे होंगे, बिल्कुल सही नहीं होंगे। यहाँ आप क्या कहेंगे कि, यहाँ आप कहेंगे कि वहाँ तो लिटरेसी रेट, जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है, आप इससे यही तो रिजल्ट निकालेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए, अब यहाँ ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एरर आएगी उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, एरर ऑफ
एस्टिमेशन कहेंगे। तो इस तरह की एरर से बचने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो हेट्रोजीनियस ग्रुप है उसको होमोजीनियस ग्रुप में, टुकड़ों में बदल लेते हैं। और इन्हीं टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटा। क्या कहते हैं, स्ट्रेटा। इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इज स्प्लिट इनटू होमोजीनियस ग्रुप कॉल्ड स्ट्रेटा। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये स्ट्रेटा क्या होता है इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन निकल के आता है। इट इज मोर रिलायबल। मोर रिलायबल क्यों है, क्योंकि जब हमने क्या किया कि फीमेल्स का एक अलग ग्रुप बना लिया, मेल का अलग ग्रुप बना लिया, अब इसमें से हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। इसमें से हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। तो अब हमारी, अगर मान लीजिए इसमें से भी हम एक सैंपल ले रहे हैं तो इसमें से भी हम एक सैंपल लेंगे, तो अब जो हमारी रिजल्ट होगी, जो हमारा डाटा होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा। तो इसलिए हम कहेंगे मोर रिलायबल। सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ पर्पसिव एंड रैंडम सैम्पलिंग मेथड, इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हम ये प्रोसेस, ये स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग जब हम प्रोसेस लेते हैं तो हम पहले पर्पसिव सैम्पलिंग करते हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती है, जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है, अपने पर्पसफुली जो की जाती है, आंख बंद करके नहीं। पर्पस, कौन सा सैंपल आपका पर्पस पूरा कर रहा है वो चुना जाता है ध्यान से, है ना। तो उसे हम कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। तो पहले हमने क्या किया, पर्पसिव सैम्पलिंग ही तो की, हमने इसको मेल्स और फीमेल्स के ग्रुप में बांट लिया। या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक गांव में जो एक गांव में आपको स्टडी करनी थी कि ब्लाइंड लोगों पे, तो आप सबको आंख बंद करके थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे। आप उसमें से जो ब्लाइंड है उनको अलग करेंगे और जो ब्लाइंड नहीं है उनको अलग करेंगे। फिर आपको, तो ये आपका पर्पस ही तो हो गया। तो ये हमारी पर्पसिव सैम्पलिंग होगी। फिर इसमें से हम रैंडम सैम्पलिंग लगा के, यानी अब आंख बंद करके इसमें से भी कोई डाटा ले सकते हैं और इसमें से भी कोई डाटा ले सकते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ पर्पसिव एंड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। अब देखो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है। Sample can be taken is to divide the area into a number of smaller and non-overlapping areas than to random select a number. देखो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम कोई भी एरिया है, अब जैसे उस विलेज की ही बात करते हैं, इस विलेज को अब हम डिवाइड कर लेंगे कुछ ग्रुप्स में, 1 2 3 4। मैंने ये पूरे विलेज को अपनी सुविधा की दृष्टि से इसको हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से मैं सैंपल लूँगी, इस ग्रुप में से एक सैंपल लूँगी, इस ग्रुप में से सैंपल लूँगी कुछ, और कुछ सैंपल इस ग्रुप में से लूँगी। तो इसको हम कहेंगे क्लस्टर सैंपलिंग। यहाँ पर हम बनाते हैं, ये क्लस्टर बनाते हैं, और ये जो क्लस्टर होते हैं ये हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस होते हैं मतलब कि ये विजातीय होते हैं, यानी इनमें फीमेल्स भी हो सकती है यहाँ तो भाई, और मेल्स भी हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, इसमें भी यहाँ फीमेल्स हो सकती हैं और मेल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, वो हेट्रोजीनियस तो ग्रुप थे ही, बस हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि ऐसा ना हो कि एक जगह की पॉपुलेशन हमारी सैंपल में चली आए। हमें क्या इंश्योर करना है कि पूरे गांव की पॉपुलेशन हमारे सैंपल में आए, पूरे गांव से हम सैंपल कलेक्ट करें। तो ये होता है क्लस्टर सैंपलिंग। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जो क्लस्टर होते हैं वो हेट्रोजीनियस ग्रुप के होते हैं, जबकि जो स्ट्रेटा होते हैं वो होमोजीनियस ग्रुप के होते हैं। इन दोनों में यही डिफरेंस है। अच्छा, अगर हम ये जो क्लस्टर हैं ज्योग्राफिकल बेस मानकर बना देते हैं, हम इन क्लस्टर को एक भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्लस्टर बना देते हैं, तो उसको हम कहेंगे एरिया सैंपलिंग। क्या कहेंगे, एरिया सैंपलिंग। यानी जो हमने ये जो क्लस्टर हैं किसके बेसिस पे हमने बनाए हैं, क्लस्टर डिवाइड किए हैं किसके बेसिस पे,
ज्योग्राफी, भौगोलिक स्थिति के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया। मेरे को किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम हिंदी आप यूज़ किया कीजिए, तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत सारे वर्ड्स हिंदी में भी यूज़ करूँ, है ना। तो उसको हम कहेंगे एरिया सैम्पलिंग, राइट। अब हम आगे की देख लेते हैं, आगे क्या क्या कौन कौन सी और सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। आइए अब देख लेते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है। देखिए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कोई सिस्टम होगा, उस सिस्टम के हमने उस सिस्टम को फॉलो करते हुए हमने कोई सैम्पलिंग की होगी। तो देखिए, अ लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन इज मेड एंड देन एवरी एलिमेंट फ्रॉम दिस लिस्ट इज सेलेक्टेड एज अ सैम्पल। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का पूरी लिस्ट बना ली जाती है। उस पॉपुलेशन की क्या की जाती है, पूरी इस तरह से पॉपुलेशन की पूरी लिस्ट बना ली जाती है। और इस पॉपुलेशन की लिस्ट में से हम क्या, एवरी nth एलिमेंट, इस लिस्ट में से कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक नंबर का एलिमेंट, जैसे मान लो एवरी 10th एलिमेंट, एवरी 15th एलिमेंट हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे एवरी 5th एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में 1 2 3 4 5 5th नंबर पे ये यूनिट है, इसको एज ए सैंपल सेलेक्ट करेंगे। फिर 6 7 8 9 10, फिर ये 10 नंबर पर है, इसको एज ए सैंपल सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम करते जाते हैं कि मान लीजिए आगे और यहाँ पे सैंपल ले लिया, फिर यहाँ सैंपल ले लिया, फिर हम क्या करेंगे, फिर 5 यूनिट छोड़कर फिर एक और हम सैंपल ले लेंगे। तो इस तरह से इसमें सैंपलिंग होती है। एक लिस्ट बनाई जाती है, उस लिस्ट में डिसाइड किया जाता है कि एक नंबर, उस नंबर के अकॉर्डिंग हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर ये जो लिस्ट है आप किसी ऑर्डर में बना देते हैं तो ये क्या करेगी, इसमें बायसनेस आ जाएगी, यानी कि ये जो इसमें से जो आप सैंपल लेंगे तो वो पॉपुलेशन को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे देखो, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन में क्या हो गया है कि कुछ गड़बड़ी हो गई है कि वो जो फिफ्थ आइटम है, मशीन का जो 5th प्रोडक्ट है उसको डिफेक्टिव बना रही है। तो अब आपने क्या किया, आपने nth नंबर क्या लिया, 5th लिया सपोज। वैसे इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, बट हमें उस फॉर्मूले से कोई काम नहीं है क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है। तो इस नंबर को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए आप 5th डिसाइड किया कि हम एवरी 5th यूनिट लेंगे, एवरी 5th यूनिट काउंट करेंगे, लेकिन उस मशीन की तो एवरी 5th यूनिट डिफेक्टिव है, तो आपने तो सारी डिफेक्टिव यूनिट काउंट कर ली। तो जब आप उसको सैंपल को देखेंगे कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो पाएंगे कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसमें यही ड्रॉबैक है, इस ड्रॉबैक को आप हाईलाइट कर लीजिए। तो इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी बायस्ड इफ द लिस्ट हैज़ बीन अरेंज्ड इन एनी टाइप ऑफ ऑर्डर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि मल्टी स्टेज, व्हेन सैम्पलिंग इज डन एट मैनी स्टेजेस, जब हम एक से ज़्यादा स्टेज पर सैम्पलिंग करते हैं तो उसको मल्टी सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने कंट्री की बैंक, पहले हमने कंट्री, मान लीजिए हमें बैंक पे कोई रिसर्च करनी है, बैंक का डाटा कलेक्ट करना है, तो हम यहाँ कंट्री की बैंक लेंगे। कंट्री की बैंक से फिर हम क्या लेंगे, एक स्टेट की बैंक लेंगे। उस स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट हम लें, और फिर उस डिस्ट्रिक्ट में से हम क्या निकालेंगे, सैंपल निकालेंगे। तो इस तरह से एक से ज़्यादा स्टेज पर हुई है सैम्पलिंग, तो इसे हम कहेंगे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो यहाँ तक हमारा
जो हमारी प्रोबेबिलिटी चल रही थी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो यहाँ पर फिनिश होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं बहुत कम मैटर लिखती हूँ बोर्ड पे। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। वरना तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे करते हैं कि बहुत सारा विकिपीडिया या किसी भी उससे काफ़ी सारे मटेरियल ले आते हैं और फिर पूरा मटेरियल कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फिर उसको बताते हैं। जबकि यहाँ मेरा एम ये नहीं है, मेरा एम सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नॉन प्रोबेबिलिटी के साथ। थैंक यू।